student. Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 15 of class 9 science, improvement in food resources. Today our topic is inland fisheries. फ्रेश वाटर रिसोर्स इंक्लूड, जो फ्रेश वाटर होता है वो बेटा जैसे कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वोयर, रिवर्स, इनमें जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनको कैप्चर जो करते हैं उसे बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। अब तक हमने सैलाइन वाटर, समुद्री वाटर में जो मछली पाई जाती है उनके बारे में पढ़ा था। अब जो फ्रेश वाटर में फिशरीज की जाती है ना, मछली पालन, उसके बारे में बता रही हूँ आपको। ब्रैकिस वाटर रिसोर्स वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स, जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है उसे ब्रैकिस बोलते हैं। सच एज एस्चुरीज एंड लेगून्स आर द इम्पोर्टेंट फिश रिजर्वोयर, वहाँ पर बहुत मात्रा में फ़िश पैदा होती हैं। वाइल कैप्चर फिशिंग इज आल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज, और इसमें वाटर बॉडीज में भी फ़िश को पकड़ने का काम किया जाता है। द यील्ड इज नॉट हाई, यहाँ पर यील्ड मीन्स वो ज़्यादा मात्रा में फ़िश नहीं होती। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर, अधिकतर जो फिश है ना वो साफ़ पानी में पकड़ी जाते हैं। साफ़, एक्वा मीन्स साफ़, तो साफ़ पानी में जो मैराइन वाटर अलग हो गया, और फ्रेश वाटर तो जो मिक्सिंग वाली जगह कम होती हैं फिश, लेकिन मेनली फ्रेश वाटर में ज़्यादा मछलियाँ होती हैं। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन द कॉम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप, कई बार जो फिश होती हैं, पैदा की जाती हैं, वो राइस क्रॉप के साथ साथ की जाती है। तुम्हें पता है जब राइस की खेती की जाती है तो पहले इसमें पानी भर लिया जाता है, तो वहाँ पर साथ साथ में फ़िश के अंडे डाल दिए जाते हैं ताकि वहाँ फ़िश भी हो जाए। फिश आर ग्रोन इन द वाटर, उसमें फ़िश ग्रो की जाती है। इन द पैडी फील्ड, पैडी मीन्स धान। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम, ज़्यादा फिश कैसे पाली जाती है, कंपोजिट फिश कल्चर किया जाता है। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेंट फिश स्पीसीज, उसमें जो लोकल हमारे पास ब्रीड होती है और जो बाहर की ब्रीड होती है उनको इकट्ठा करके डाला जाता है, क्योंकि उनकी फूड हैबिट अलग अलग होती है। जैसे ये दिखाया इसने कटला, सिल्वर क्रॉप, इनकी पिक्चर्स हैं, कटला, सिल्वर क्रॉप, रोहू, ग्रास क्रॉप, ये सब ये आपको फ़िश की पिक्चर्स दिखा रखी हैं। इन सच ए सिस्टम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 फिश स्पीसीज यूज्ड इन सिंगल फिश पॉन्ड, उस एक फ़िश पॉन्ड में 5 या 6 तरह की वैरायटी डाल दी जाती है अलग अलग स्पीसीज की। दीज स्पीसीज आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर देयर फूड, वे फूड के लिए फिर कंपटीशन नहीं करते क्योंकि वैरायटी अलग है, उनकी स्पीसीज अलग है। हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट, उनको खाने की फूड हैबिट अलग है। एज ए रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ पॉन्ड इज यूज्ड, क्योंकि जो कटला होती है वो सरफेस फीड होती है, सरफेस पे जो उन्हें मिलेगा वो खाएगी। रोहू फीड इन द मिडल जोन, और जो रोहू नाम की मछली है वो बीच का उस पॉन्ड में जो बीच में भोजन मिलेगा वो खाती है। लीगल एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर, वो उसकी तली में जाके खाना खाती है। एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स, टुगेदर दीज स्पीसीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड। इस तरह से पॉन्ड में जितना भी खाना होता है वो सारी मछलियाँ खाती हैं और आपस में कंपटीशन नहीं करती खाने के लिए, क्योंकि उनके सबकी हैबिट अलग है। कोई बॉटम पे जाकर खाने वाली, कोई मिडल में, कोई सरफेस पे। इस तरह से वो अपना खाना खाती हैं और इंक्रीज होती रहती है, उनके नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, उनका रिप्रोडक्शन बढ़ता रहता है। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दीज फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून, इनमें से बहुत सारी जो फिश है ना मानसून में अंडे देती हैं। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, अगर जंगल में से इनके फिश के सीड मतलब इनके जो अंडे इकट्ठे करके लाओ तो वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, पता नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, और ये मिक्स होना मुश्किल करता है कि हम कैसे कंपोजिट फिश कल्चर करें। मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज़ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड, तो उनके अच्छी क्वालिटी के अंडे मिलना मुश्किल हो जाता है। द ओवरकम दिस प्रॉब्लम वे have how been worked out to breed these fish in pond using हार्मोनल स्टिमुलेशन, तो हार्मोन से इनके अंडे ताकि आपस में मिक्स ना हो इस तरह से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दिस हैज एंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड, इससे इनके अंडे मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि सारे अधिकतर मानसून के टाइम अंडे देते हैं, इनके अंडे मिक्स हो जाते हैं, तो वो अंडे मिक्स ना हो और हमें डिजायर्ड क्वालिटी की सीड भी मिल जाए और डिजायर्ड क्वालिटी की मछली भी मिल जाए। इसलिए इस तरह से कोशिश की जाती है हार्मोन बदल के फिश के अंडे पैदा करना।
नेक्स्ट है बी कीपिंग। हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयर फॉर बी कीपिंग फॉर बी मीन्स जो हनी बी होता है जो शहद देता है उससे हमें शहद मिलता है, इसलिए इनको पाला जाता है। हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज। सच बी कीपिंग नीड लो इन्वेस्टमेंट। अगर हम बी कीपिंग का काम जो किसान करते हैं कम पैसे में हो जाता है। फार्मर यूज इट एट द एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम कैसे होगी, खेती के साथ साथ करेंगे ना, तो इसलिए एडिशनल इनकम के रूप में काम आता है। इन एडिशन टू हनी द बी हाइव आर आल्सो सोर्स ऑफ वैक्स। अब जो बी हाइव होते हैं जो जिसमें मधुमक्खी रहती हैं उससे हनी तो मिलता ही मिलता है, साथ में वैक्स भी मिल जाता है। और विच इज यूज इन वेरियस मेडिकल पर्पज, जो दवाइयाँ बनाने के काम आता है। द लोकल वेराइटी ऑफ बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर। जो लोकल हमारे पास वेराइटी है वो एपिसेरेना इंडिका, कॉमनली नोन एज इंडियन बी, ए डोर्सा आर द रॉक बी एंड ए फ्लोरे द लिटिल बी एंड इटालियन बी। अब ये जो इटालियन बी है मेलीफेरा हैज आल्सो बीन ब्रोट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ हनी। अगर हमें अपनी हनी की इन वैरायटी और इम्प्रूव करना है उसकी मात्रा को, तो हमें दूसरी बी भी चाहिएगी, जैसे इटालियन बी है मेलीफेरा। दिस इज अ वैरायटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। अधिकतर जो ये इटालियन बी वगैरह है ज़्यादा मात्रा में हनी पैदा करती हैं। कमर्शियल लेवल पर अगर हमें शहद बेचना है तो हमें इन वैरायटी को भी पालना पड़ेगा। द इटालियन बी हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। एक तो वो ज़्यादा मात्रा में हनी कलेक्ट कर पाती है, शहद इकट्ठा कर सकते हैं वो। दे स्टिंग समवट लेस। दूसरा वो कांटा कम मारती हैं। दे स्टेन गिवन बी हाई फॉर लॉन्ग पीरियड। वो अपने छत्ते में ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं। एंड ब्रीड वेरी वेल। और बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स आर। बी फार्म को एपरेज भी बोलते हैं। वो एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, बड़े बड़े बी फार्म बनाए जाते हैं जिसमें हनी बी की जो ये मधुमक्खी है ना, इनको पाला जाता है। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पैस्चरेज। अब ये किस क्वालिटी का शहद होगा ये डिपेंड करता है पैस्चरेज का। पैस्चरेज क्या होता है, द फ्लावर अवेलेबल, किस तरह के फूल अवेलेबल है वहाँ पर। फॉर द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। अब तुम्हें पता है मधुमक्खी फूलों का जूस इकट्ठा करती हैं, पोलन इकट्ठा करती हैं, तो जिस तरह के फूल अवेलेबल होंगे उसी तरह का जूस मिल जाएगा उनको। इन एडिशन टू एडिकेट क्वांटिटी ऑफ पैस्चरेज द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। जैसे भी फूल अवेलेबल होंगे वैसा ही हनी का टेस्ट होगा। तो ये सब डिपेंड करता है फूलों पे। स्टूडेंट ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें मेनली जो आपने एनिमल हस्बेंड्री में एक तो कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ा। जो हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी थी उसमें कैटल फार्मिंग जिसमें गाय भैंस पालते हैं, उनके शेल्टर साफ़ सुथरे होने चाहिए, टाइमली वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ा जिसमें मुर्गियाँ पालन के ऊपर था, जो कुछ तो अंडे लेने के लिए और कुछ मीट के लिए ब्रोलर मुर्गे पाले जाते हैं। उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें विटामिन के रिच फूड दिया जाता है, प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है। इसी तरह फिर हमने फ़िश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। फ़िश प्रोडक्शन दो तरह का था, मैराइन फिशरीज जो समुद्र के पानी में पाली जाती हैं फ़िश, और दूसरा इनलैंड फिशरीज पढ़ा जो फ्रेश वाटर में फ़िश होती हैं उनके बारे में। एक कंपोजिट फिश कल्चर पढ़ा हमने। कंपोजिट फिश कल्चर में डिफरेंट तरह की फिशेज को एक साथ इकट्ठा रख लिया जाता है ताकि वो अलग अलग खाना खाती हैं और वे कंपटीशन नहीं करती आपस में और उनकी प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। फिर बी कीपिंग के बारे में हमने पढ़ा। बी कीपिंग में हनी बी जो शहद देती हैं वो मक्खी पाल रहे थे। उन मक्खियों को पालने के लिए बी फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें एपरीज बोला जाता है। और इसके अलावा जिस तरह के फ्लावर वहाँ आसपास अवेलेबल होंगे उस फ्लावर पे डिपेंड करेगा कि टेस्ट ऑफ हनी, उसका जो शहद इकट्ठा हुआ है वो किस टेस्ट का है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। इसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं आने, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको वे 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही भेजूँगी।